हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के शाना में मैं आपसे बुलंका दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इन दोनों चैनल को चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी वीडियोज है सबके लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। इनकेस नोटिफिकेशन के इशू के चलते कोई वीडियो आप तक नहीं पहुंचा होगा, आप चाहो तो उनको स्टडी कर सकते हो। चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट को। यस, जब भी देखा गया तो मैं बहुत सारे रिपोर्ट्स को कवर करते रहता हूं और काफ़ी लोगों की कंप्लेंट भी रहती है, अरे सर कभी कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं मिलती है क्या आपको, सब नेगेटिव रिपोर्ट्स। तो देखिए, ये कोई मेरे रिपोर्ट्स नहीं होती है। जो भी यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ब्रोकरेज मतलब ब्रोकर जो भी यहाँ पे होता है, जो कंपनी होती है, जो वो अपनी रिपोर्ट में लिखते हैं वही चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। पर चलिए, जो लोग यहाँ पे मतलब ये एक इच्छा लेके चल रहे थे कि कभी तो कोई अच्छी रिपोर्ट मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बात करने वाली अगर कोई रिपोर्ट यहाँ पे आ जाए सर उसको भी कवर करना, तो चलिए इस वीडियो में हम उसी रिपोर्ट को कवर करने जा रहे हैं जो कि है मॉर्गन स्टैनली की। यस, मॉर्गन स्टैनली, कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत यहाँ पे है नहीं। एंड इन्होंने अपनी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश की है भारत को लेके। भारत मतलब हमारे शेयर बाजार को लेके कि आने वाले समय में शेयर बाजार हमारा कैसा परफॉर्मेंस दे सकता है अगले एक साल में, कौन से सेक्टर से जहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे ऐसी चीज़ें जहाँ पे थोड़ा सा खराब परफॉर्मेंस नज़र आ सकता है। एंड उसी के साथ साथ इंडिया के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वाली चीज़ कौन सी और सबसे बड़ा रिस्की फैक्टर भी कौन सा है, ये सारी चीज़ें मॉर्गन स्टैनली ने अपनी रिपोर्ट में पब्लिश की है। आप चाहो तो खुद भी गूगल करके पढ़ सकते हो। मैं थोड़ा हाईलाइट फॉर्म में ऊपर से जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। सो दोस्तों यस, जैसे अभी मैंने कहा कि ज़्यादातर करके मॉर्गन स्टैनली की जो रिपोर्ट है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे भी तो बहुत सारे हेडलाइंस आर्टिकल्स में आपको यही चीज़ें देखने को मिलेगी। मॉर्गन स्टैनली टर्न बुलिश ऑन इंडिया। यस, क्योंकि जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी है काफ़ी पॉजिटिव यहाँ पे लिखी है। उन्होंने यहाँ पे बताया कि आने वाला समय इंडिया के लिए काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे इंडिया के लिए मतलब इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे हो सकता है। एक बहुत ही अच्छा कमबैक यहाँ पे दिखाया जा सकता है इंडियन मार्केट के द्वारा। अब ऑब्वियसली भाई अगर कोई ऐसा बोल रहा है तो उसके पीछे का रीज़न भी तो पता होना चाहिए, तो आप चाहो तो उसके बाद उस चीज़ को लेकर फर्दर स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों एक एक पॉइंट को पकड़ लेते। तो सबसे पहले मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे बताया है कि खास करके अर्निंग ग्रोथ। यस, अभी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जो रिसेंटली मतलब Q4 के जो परफॉर्मेंस यहाँ पे आए थे, हम लोगों ने देखा भी था कि बहुत सारे कंपनीज ने काफ़ी इंप्रेसिव नंबर्स दिखाए थे। ठीक है, तो अर्निंग ग्रोथ की अगर बात कर ले तो ये एक सबसे बड़ा अच्छा मुद्दा मॉर्गन स्टैनली को यहाँ पे लगा है। और ऐसी बात नहीं है कि इस वक्त की जो नंबर्स उन्होंने यहाँ पे दिखाए हैं उनको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में भी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया जा सकता है। आप देख सकते हैं इंप्रूविंग द कॉर्पोरेट अर्निंग, ये सबसे एक की फैक्टर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली शेयर बाजार मतलब सब कुछ ये अर्निंग ग्रोथ उसी के ऊपर चलता है। ठीक है, एंड उसी के साथ साथ उन्होंने यहाँ पे बताया कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक फ्लोज। ठीक है, ये एक सबसे बड़ा मतलब फेवरेबल लॉन्ग टर्म ग्रोथ आउटलुक के लिए जो एक स्टोरी के लिए जो चीज़ चाहिए वो नज़र यहाँ पे आ रही है। डोमेस्टिक फ्लो की भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले, डोमेस्टिकली अच्छी काम चल रहे हैं। मार्केट के हिसाब से बात कर ले तो डोमेस्टिकली भी इन्वेस्टर तो भाई SIP के द्वारा पैसे तो यहाँ पे डाल ही रहे हैं। तो इस चीज़ के चलते मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के लिए जो अच्छी चीज़ें चाहिए वो फिलहाल तो हमें कंटिन्यू होते हुए देखने को मिल रही है। हालांकि उन्होंने कुछ मतलब पॉइंट्स भी यहाँ पे रेज किए हैं कि क्या क्या दिक्कतें हो सकती है। जैसा कि छोटा सा रिस्क क्या है, तो जैसे कि आपको पता ही है कि जो मिडल ईस्ट वाला जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा सा आप कह सकते हो कि मतलब बोलते हैं ना दूध में नमक डालने वाला काम यहाँ पे कर सकता है। वरना अगर कंपनी ने अभी तक का जो परफॉर्मेंस दिखाया है वो काफ़ी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है, ये मॉर्गन स्टैनली ने बताने की कोशिश की है। देन अगर हम बात कर ले दोस्तों तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपेक्स। यस, कैपेक्स को लेकर भी अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो आप यहाँ पे देख सकते हो ब्रोकरेज मतलब मॉर्गन स्टैनली रिमेन कंस्ट्रक्टिव। यस, किसके ऊपर? कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर। तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि एनर्जी, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, फर्टिलाइजर एंड डेटा सेंटर, ठीक है, इनको लेकर उन्होंने यहाँ पे एक पॉजिटिव कमेंट्री देखे यहाँ पे रखी हुई है। मतलब इसका अर्थ क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर की, इस सेगमेंट में काम करने वाली कंपनियां और ज़्यादा अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करती जाएगी, अपनी कैपेसिटी बढ़ाने की कोशिश करेगी ताकि टॉप लाइन रेवेन्यू और ज़्यादा यहाँ पे बढ़ सके। सो यहाँ पे भी मॉर्गन स्टैनली काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट बोलते हुए देखने को मिल रहा है। देन अगर मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो आप देख सकते हो इट एक्सपेक्ट द इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो टू राइज 37.5% over the next 5 years, providing a strong foundation for the growth।
तो मतलब आप देख सकते हो जितने भी पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे कहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे मतलब अच्छे पॉइंट्स उन्होंने यहाँ पे नोट डाउन करके यहाँ पे रखे हुए। देन मैक्रो सपोर्ट की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग को अभी चलती हुई देखने को मिल रही है, लाइक करेंसी तो नो डाउट हमारा काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएट हो रहा है, बट ये जो अंडर वैल्यूड करेंसी है, ठीक है, ये एक चीज़ है। देन उसी के साथ साथ जो इंटरेस्ट रेट जो अभी हम लोगों को देखने को मिल रहा है, जो मॉडेस्ट रियल इंटरेस्ट रेट नज़र आ रहा है, एंड फिजिकल स्टेबिलिटी की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इस चीज़ के चलते भी मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि मैक्रो सपोर्ट के चलते भी थोड़ा सा यहाँ पे एक बेनिफिट इंडियन इक्विटीज़ को मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। देन अगर बात कर ले अगेन सेम ग्रोथ स्टोरी की अगर बात करें, सब कुछ ग्रोथ के ऊपर ही तो यहाँ पे रहता है, तो यही कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम देखें, लॉन्ग टर्म के हिसाब से सो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी यहाँ पे बढ़िया है। आप देख सकते हैं इंडिया रिमेन द स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट मतलब यहाँ पे कुछ कुछ प्रॉब्लम है हमारे इधर, जैसे कि एक प्रॉब्लम तो आपको पता ही है, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी में हम उतना अच्छा नहीं कर रहे, एंड उसी के साथ साथ दूसरा प्रॉब्लम कौन सा है, थोड़ा सा ऑयल के चलते दिक्कतें हो रही है। ये थोड़ा सा एक टेंशन वाला पॉइंट है, बट उसके बावजूद मॉर्गन स्टैनली को ऐसा लगता है डिस्पाइट ऑफ दैट कि एआई एंड ऑयल इंडिया की जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट रहेगी, उसमें कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होगा। शॉर्ट टर्म में बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों, बट वो लॉन्ग टर्म की स्टोरी की बात यहाँ पे कर रहे हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो एआई रिलेटेड उन्होंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे सामने रखे हुए हैं नो डाउट, एंड उसी चीज़ के चलते उन्होंने आईटी सेक्टर को लेकर कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बताए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको पता ही है कि हमारी जो आईटी कंपनियां हैं एक्सपोर्ट इन नेचर ऑफ सर्विसेज वाले काम यहाँ पे करते हैं। सो उन्होंने बताया कि यस एआई रिलेटेड अगर देखा गया तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत वाला कंसर्न वाला पॉइंट हमें नज़र यहाँ पे आता है, ठीक है। हालांकि उन्होंने अभी भी कहा है कि अगर इंडियन आईटी कंपनी यहाँ पे अगर अपना सुधार करती है तो बहुत अच्छा खासा कमबैक भी यहाँ पे हो सकता है। देन अगर बात कर रहे हैं दोस्तों तो यूथ पॉपुलेशन, यस मॉर्गन स्टैनली के लिखे हुए पॉइंट्स है दोस्तों ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने यही बताया कि इंडिया का जो यंग पॉपुलेशन है, ठीक है, ये लगातार बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जो कि एक नो डाउट एक आपको स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ यहाँ पे देता ही है। क्योंकि आपको पता है भाई कि अगर एक इंसान, ठीक है, मतलब अगर किसी एक पर्टिकुलर कंट्री जहाँ पे एवरेज एज, अगर मान लो जस्ट ऐसे ही बोल रहा हूँ, एवरेज एज अगर किसी का 45 है और दूसरी कंट्री जहाँ पे एवरेज एज 20-25 निकल कर आ रहा है, तो ऑब्वियसली 20-25 वाला जो एवरेज एज वाला कंट्री रहेगा उसमें काफ़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रहेगी। बिकॉज एक 25 साल का जो इंसान होता है भाई, उसके काफ़ी एस्पिरेशंस होते हैं, काफ़ी गोल्स होते हैं कि भाई पढ़ाई करना है, जॉब से रिलेटेड ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें होती है, घर लेना है, गाड़ी लेना है, अलग अलग जगह पे घूमने यहाँ पे जाना है, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो खर्चा करते हैं। और जिसकी एज ज़्यादा होती है तो वहाँ पे इतनी सारी चीज़ें यूजुअली हमें देखने को नहीं मिलती है। तो ये एक सबसे बड़ा उन्होंने बताया है कि स्ट्रेंथ वाला पॉइंट नज़र यहाँ पे आता है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की बात कर ले, अब 2025 का डेटा, ऑब्वियसली 26 तो चल रहा है, तो 26 खत्म होगा तब 27 में 26 का डेटा आएगा। तो उन्होंने यही पॉइंट आउट किया है कि दुनिया के जो जीडीपी की ग्रोथ की अगर बात करें, ग्लोबल ग्रोथ की, तो उसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन 18% है। और मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट करता है भाई ये आने वाले समय में ये ग्रोथ परसेंटेज और ज़्यादा इंक्रीज भी यहाँ पे हो सकती है। दैन दोस्तों अगर हम बात करेंगे अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती है, सो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि एआई में एंड डेटा सेंटर में नो डाउट अपॉर्चुनिटी तो है ही है। एआई में नो डाउट हम थोड़ा सा पीछे ज़रूर रह रहे हैं, बट खास करके जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कोर एआई में तो इतना हम यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, बट उससे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है उसमें अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो काफ़ी अच्छा, खास करके डेटा सेंटर जो बूम नज़र यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ बनते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। प्लस उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ सेक्टर्स भी हैं जो कि मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि यहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो उन्होंने बताया कि भाई डोमेस्टिक साइकिल ही हम ज़्यादा प्रीफर करेंगे ओवर द डिफेंसिव, या फिर हम कह सकते हैं एक्सटर्नल फेसिंग सेक्टर, मतलब जो एक्सपोर्ट से कमाते होंगे या फिर थोड़ा सा ओके परफॉर्मेंस दिखाते होंगे, उससे अच्छा अब डोमेस्टिक साइकिल, मतलब जिसकी कमाई देश के अंदर से ही होती है, वहाँ पे आप ज़्यादा फोकस करोगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने सबसे ज़्यादा कहा कि ओवरवेट मतलब ये कहना होता है कि भाई भर लो जितना हो सकता है पोर्टफोलियो में, उसको ओवरवेट कहा जाता है। तो फाइनेंस सेक्टर को लेकर काफ़ी ज़्यादा बुलिश है। देन कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की अगर हम यहाँ पे बात कर ले तो उसको लेकर वो बुलिश है। एंड उसी के साथ साथ इंडस्ट्रियल की अगर बात कर ले तो इसको लेकर मॉर्गन स्टैनली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होते हुए देखने को मिल रहे हैं। हालांकि अंडरवेट की अगर बात कर ले, जहाँ पे उनको लगता है कि ओके ठीक परफॉर्मेंस हो सकता है, उसमें से एक है एनर्जी, देन दूसरा है मटेरियल्स, यूटिलिटीज़ एंड हेल्थ केयर। सो ये भी एक पॉइंट उन्होंने सामने रखा हुआ है। देन अगेन दोस्तों उन्होंने यही बात कही है कि आईटी सेक्टर भी, मतलब आप इसको बोलते हैं ना कि नज़रअंदाज मत करना,
आईटी सेक्टर भी कभी भी आपको सरप्राइज कर सकता है। हालांकि वो बार बार कह रहे हैं कि एआई को लेकर अगर सीरियसली अगर वो कोई चीज़ अगर लेकर आ जाते हैं मार्केट में, एआई एप्लीकेशन कोई तो सॉल्यूशन जिसका जेन्युइनली आईटी स्पेस में, टेक्नोलॉजी स्पेस में अगर कोई बेनिफिट होता होगा, तो वो एकदम से मतलब बोलते हैं ना कि एकदम सॉलिड कमबैक हो सकता है आईटी सेक्टर का। सो भाई ये भी कहने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको भी अपने नज़र से थोड़ा भार मत रखना, कभी भी ये भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखा सकते हैं। अच्छा, मीठी मीठी बातें तो हो गई, रिस्की फैक्टर की भी बात कर लेते हैं। मॉर्गन स्टैनली रिस्की फैक्टर मतलब ये भी समझ लो कि मॉर्गन स्टैनली ने अभी तक जो भी बातें कही है उसके ऊपर पानी भी फेर सकता है। अगर जैसे कि उन्होंने बताया कि इंडिया का सबसे बड़ा रिस्क क्या है, तो उन्होंने बताया कि लार्जली एक्सटर्नल फैक्टर ही सबसे बड़ा रिस्क है जिसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, जैसे कि वही जियोपॉलिटिकल टेंशन, या फिर हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया की ही ग्रोथ अगर स्लो हो जाए तो ये एक दिक्कत यहाँ पे हो सकती है। एंड नो डाउट ये वाला पॉइंट तो रहता है कि इंडिया का स्ट्रांगली जो डिपेंडेंसी है ऑयल इंपोर्ट, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि हम कह सकते हैं कि खेल खराब कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट्स उन्होंने अपने रिपोर्ट्स में मेंशन करके रखे हुए। देन डोमेस्टिकली अगर देखा गया तो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी लो होना ये एक रिस्क हो सकता है, जिसका रेड लाइट मतलब हम कह सकते हैं जो सिग्नल रहता है डेंजर वाला, वो आईएमडी ने भी दिया है इनडायरेक्टली। कैसे? यस, एल नीनो के चलते, कम मानसून के चलते। सो ये एक पॉइंट है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि अगर एआई बहुत ही ज़्यादा बूम हुआ तो लेबर मार्केट को लेकर एक हम कह सकते हैं एक चिंता तो ज़रूर यहाँ पे रह सकती है। तो ये कुछ रिस्की फैक्टर्स है, ये भी मॉर्गन स्टैनली ने अपने रिपोर्ट्स में बताए हुए हैं। सो फाइनल कंक्लूजन क्या है दोस्तों? कंक्लूजन तो यही है कि यस कि मॉर्गन स्टैनली यहाँ पे इंडिया के मार्केट को लेकर बुलिश ही नज़र यहाँ पे आ रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो बुरा होना था भाई वो हो चुका है, यहाँ से अच्छा ही परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। हालांकि अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, उन्होंने रिस्क वाले फैक्टर्स भी यहाँ पे बताए हैं कि क्या क्या गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है, एंड सेक्टर वाइज भी उनको लगता है कि कहाँ पे अच्छा परफॉर्मेंस हो सकता है, वो भी मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे रखा हुआ है। सो आप चाहो तो उन चीज़ों को स्टडी यहाँ पे अकॉर्डिंगली कर सकते हो। सो ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। चाहो तो लाइक एंड शेयर भी कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।